हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ अकाउंटेंसी। हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था और पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अब उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक हमारा वही है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे पार्टनरशिप में क्या है। जैसे फंडामेंटल चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि जो पार्टनरशिप की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो कैसे बनती हैं, कि जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और देन बैलेंस शीट बनती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पहला चैप्टर जो था वो सिर्फ बेसिक सिखाने के लिए था कि एक पार्टनरशिप फर्म हर साल एवरी ईयर क्या अकाउंटिंग करेगी। तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा है, उसके हिसाब से हमने जो सीखा है वो तब तक रहेगा जब तक फर्म रहेगी। मतलब हर साल जो फर्म की अकाउंटिंग होगी, हर साल वो चीज़ें की जाएंगी, वही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनेगा, वही पार्टनर्स कैपिटल बनेगा और बाद में बैलेंस शीट बनेगी। अब इसके बाद जो आगे के चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप में, उसका एक जो फेज़ है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में आपके पास 3 चैप्टर हैं। एक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और एक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो पहली बात तो ये है कि सर इसका मतलब क्या है। देखो, अब जो हम अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं वो ऑर्डनरी होने वाली अकाउंटिंग नहीं है। मतलब ऐसी अकाउंटिंग नहीं है कि फर्म को हर साल करनी पड़े। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हर साल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनेगा, हर साल पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। बट अभी जो अकाउंटिंग है वो सिचुएशनल बेस्ड है कि ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे। जैसे हमने कहा कि ये जो अकाउंटिंग है ये फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, तो इसके लिए पहले मैं आपको बता दूं रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जब पार्टनरशिप पार्टनर्स करते हैं उनके बीच एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट में वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, उनके बीच क्या रिलेशनशिप होगा रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब क्या हो रहा है कि उस एग्रीमेंट में कुछ चेंज हो रहा है, चेंज रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किसी भी वजह से अगर कुछ चेंज हो रहा है तो कहने का ये मतलब है कि अब जो पुराना एग्रीमेंट था पार्टनर्स के बीच वो तो हो गया ख़त्म और अब नया एग्रीमेंट बन रहा है। तो जैसे ही कोई नया एग्रीमेंट बनता है उसी को हम कह रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब। पार्टनरशिप इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन। हम जानते हैं एग्रीमेंट बनता है पार्टनरशिप में और उन लोगों के बीच, जो पार्टनर हैं उनके बीच ये एग्रीमेंट होता है रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में कोई चेंज आता है, ब्रिंग्स टू एन एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, तो वो पुराना जो एग्रीमेंट है उसको तो वो जैसे ही वो चेंज आता है वो एग्जिस्टेंस में ख़त्म हो जाता है वो पुराना एग्रीमेंट, और एक नया एग्रीमेंट फोर्स में आता है। अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। द चेंज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन द चेंज इन द रिलेशनशिप। अब ये मुद्दा ये है कि अगर आपका रेशो चेंज हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप भी चेंज हुई है। रिलेशनशिप का मतलब, अब हो सकता है कि कोई पार्टनर जिसका शेयर पहले कुछ और था, मतलब हो सकता है वो पहले ज़्यादा लेता था, अब उसका शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम हो जाए, या हो सकता है पहले उसका शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम था और अब उसका शेयर ज़्यादा हो जाए। इन सच अ केस द फर्म कंटिन्यूस, फर्म तो चलती रहती है, इट अमाउंट्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लेकिन पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन अब कब कब होता है। देखो, अब हमने कहा कि कुल मिलाकर यहाँ पर मुद्दा रिकॉन्स्टिट्यूशन का है कि इनके बीच, पार्टनर्स के बीच, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज, पहले बात तो किस किस कंडीशन में हो सकता है।
एक तो ये हमारा जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहाँ पार्टनर आपसी सहमति से, आपसी एग्रीमेंट से, कंसेंट से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं। मतलब यहाँ कुछ कोई एक नया पार्टनर फर्म में नहीं आया, एक नया पार्टनर या पुराना पार्टनर फर्म से नहीं गया। पार्टनर अपनी इच्छा से अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर रहे हैं। वो किसी भी कंडीशन पे कर सकते हैं, वो उनकी आपसी इच्छा पर डिपेंड करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है पार्टनर्स में, एग्जिस्टिंग पार्टनर में, कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा, कोई नया पुराना पार्टनर नहीं जा रहा है, तो उस समय बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी क्या अकाउंटिंग होगी और क्यों होगी, यही हमें यहाँ सीखना है इस चैप्टर में। क्या अकाउंटिंग होगी और क्यों होगी। पहले इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों होगी, जरूरत क्या है। तो अब यहाँ पर इस चैप्टर में पहले तो ये पढ़ लें हम कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता किन किन वजह से है। जैसे कि हमने पढ़ा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो अगर कोई पार्टनर आपस में रेशो चेंज कर लेते हैं तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक केस हो सकता है कि पार्टनर, कोई नया पार्टनर जो है फर्म में आया हो। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, कोई नया पुराना पार्टनर फर्म से चला गया हो। तो अगर किसी पार्टनर कोई जाता है तो सिंपल सी बात है कि अब जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वही पार्टनर कहलाएंगे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी होगा वो चेंज होगा, डेफिनेटली शेयर चेंज हो जाएगा उनका। ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे आपको थर्ड पॉइंट दिख रहा होगा, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। फॉर एग्जांपल बबीता, गीता, सीता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 1:3। तो अगर हम बात करें कि शेयर की इंडिविजुअली, तो बबीता का शेयर हो गया 1:3, मतलब टोटल हो गया 6, तो 1/6, गीता का हो गया 2/6 और सीता का हो गया 3/6। अब सपोज सीता रिटायर हो गई, तो सीता के रिटायर होने पर डेफिनेटली जो सीता प्रॉफिट में शेयर लेती थी, अब वो सीता तो नहीं लेगी। तो अब वो प्रॉफिट में शेयर जो भी है, प्रॉफिट तो उतना ही है, उसको अब बबीता और गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। तो जब बबीता और गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कहीं ना कहीं, चाहे रेशो वही रहे, देयर इज टू सेपरेट थिंग्स, रेशो एंड शेयर बोथ आर सेपरेट। हाउ कि अगर हम बात करें, सॉरी कॉल आ गया बीच में, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर अगर बबीता और गीता आगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपना शेयर करेंगी तो 1 और 2 का जो इनका रेशो है, पहले 1 2 3 था, अब केवल मान लीजिए कुछ और चेंज नहीं होता तो आप जो सीता है उसका शेयर हटा दीजिए, 3 हटा दीजिए, तो रेशो रह जाता है 1 और 2। अब इस 1 और 2 को अपन जोड़ें तो टोटल हो गया 3। तो अब शेयर हो गया बबीता का 1/3 और गीता का हो गया 2/3। 1/3 का मतलब 33% प्रॉफिट अब बबीता का होगा, जो कि पहले 1/6 था। पहले 1 2 3 था रिलेशनशिप, मतलब 1/6 मिलता था बबीता को, अब मिल रहा है 1/3, मतलब जस्ट आपका प्रॉफिट जो था वो डबल हो गया है। इसी तरह गीता का प्रॉफिट पहले था 2/6, 2/6 को हम बोल सकते हैं 1/3 या 33%। अब इसका शेयर हो गया है, सॉरी पहले था 2/6 और अब है 2/3। 2/3 का मतलब होता है 66.67%। मतलब आपका शेयर कुल मिलाकर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सीता का जो हिस्सा है, अब वो सीता तो लेगी नहीं, सीता तो रिटायर हो गई, तो वो जो हिस्सा है वो बबीता और गीता को मिलेगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग या शेयर जो हिस्सा है प्रॉफिट में बढ़ेगा। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, ये हमको सीखना है। और भी केस हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, जैसे डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, वही बात है रिटायरमेंट हो या डेथ हो। इसी तरह अमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। अब अमालगमेशन का मतलब होता है कि 2 फर्म्स आपस में जुड़ गई और उन्होंने एक दूसरी कोई फर्म स्टार्ट कर दी। तो इस केस में भी कुल मिलाकर रिलेशनशिप चेंज हो जाती है और इसलिए कह सकते हैं हम कि इनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलता है।
तो आप इतनी सी बात समझें कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किसी भी वजह से आने वाला चेंज फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब देखिए, अभी हमारा जो चैप्टर है, हालांकि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक चैप्टर, सेपरेट चैप्टर है जो उसके बाद हम पढ़ेंगे। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर एक सेपरेट चैप्टर है जो हम इसके बाद पढ़ेंगे एडमिशन के बाद। अभी हमारा जो चैप्टर है, अब हम उसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अभी आपको यहाँ तक का मतलब क्लियर होगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है। हमारा कुल मिलाकर मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बाद आगे की पार्टनरशिप की अकाउंटिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन पर है। इसके 3 चैप्टर बने हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, आगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और उसके बाद रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। लेकिन इस तीनों चैप्टर में, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही ये तीनों हिस्सा हैं, तो इनकी अकाउंटिंग में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है। अब वो अकाउंटिंग में सिमिलरिटी आपको धीरे धीरे समझ में आएगी जब आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। जो हमारा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब यहाँ है कि पार्टनर वही है सेम, बस उनमें आपसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहा है। जैसे मान लीजिए ABC पार्टनर है, रेशो है 3:1। अब उन्होंने चाहा कि हम तो प्रॉफिट इक्वल बांटेंगे तो रेशो हो जाएगा 1:1। तो इससे होगा क्या, इफेक्ट क्या आएगा सर, यही हमें इस चैप्टर में समझना है। और फिर आपको ये समझ में आएगा कि हम लोग अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं इस चैप्टर की। तो देखिए, इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का, वो है कि सबसे पहले हमें समझना है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है। फिर हमें समझना है सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, गुडविल की अकाउंटिंग इस चैप्टर में आप सीखेंगे। उससे पहले आप गुडविल का वैल्यूएशन सीखेंगे, गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है। गुडविल आपने सुना होगा क्लास 11 से ही कि एक गुडविल एक इंटैंजिबल असेट है और ये हमारी एक तरीके से गुडविल मार्केट में एक इमेज है। तो अब तक हम ये बोलते हैं कि सर ये गुडविल कैलकुलेट कैसे होती है, गुडविल का पता कैसे चलता है, गुडविल कैसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे कितने रुपए की गुडविल हमारी है। तो ये बात आप इस चैप्टर में सीखेंगे कि गुडविल कैलकुलेट कैसे होती है, उसके मेथड्स हैं। तो इस चैप्टर में गुडविल भी एक अपने आप में एक अलग सेपरेट टॉपिक है। और इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो तो है हमारे पास टॉपिक है ही है। इसके बाद हमें पढ़ना है व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का क्या होता है, रिजर्व्स का क्या होता है और रिवैल्यूएशन का क्या होता है। देखो, यहाँ से मैं आपको जो लास्ट पॉइंट आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। गुडविल तो सीख लेंगे। अब मैं जो समझा रहा हूँ इस चैप्टर का पढ़ते क्यों हैं, क्यों हमें सिखाया जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है, ये पढ़ना पहले ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि चैप्टर क्यों है। देखिए, आप थोड़ा सा सोचिए कि एक्चुअली रेशो चेंज होने पर अकाउंटिंग क्यों करनी पड़ रही है। भाई रेशो चेंज करना सर क्या दिक्कत है, बहुत सिंपल सी बात है कि आप लोग पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जो भी रेशो था आपका, मान लीजिए सपोज आपका रेशो था 3:1 और अब आप चाहते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वली 1:1। तो अकाउंटिंग की नीड कहाँ आ रही है ठीक है, आगे जब फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसको 1:1 बांट लेंगे। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि जो पार्टनर्स जिनका रेशो चेंज हो रहा है उनके साथ 2 बातें होंगी। या तो पार्टनर कुछ अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करेंगे। नाउ सेक्रीफाइस का मतलब होता है उनका हिस्सा पहले से घट जाएगा, मतलब उन्हें हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। और कुछ पार्टनर गेन करेंगे, गेन मतलब उनका हिस्सा बढ़ेगा। अब सोचिए, जिसका हिस्सा बढ़ रहा है उसे तो बहुत अच्छा लगेगा, यार चाहिए अपना हिस्सा बढ़ गया पहले से, वो बढ़िया है। तकलीफ, दर्द किसको होगा, जिसका हिस्सा पहले से कम हो रहा है, मतलब जो पार्टनर करेगा सेक्रीफाइस। अब ऑब्वियस बात है, मैंने आपको समझाया जैसे कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स का किसी का 3:1 है, मतलब 3/6, 2/6, 1/6। अब रेशो 1:1, 1/3, 1/3, 1/3 हो जाता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, सपोज हमारे पास 6,000 का प्रॉफिट है, उसको हमने बांटा 3:1 में। तो ABC पार्टनर है मान लीजिए, तो 3:1 में आपके पास क्या हिस्सा आया प्रॉफिट का, 3,000, 2,000, 1,000। अब वही प्रॉफिट जब बांटा जाएगा इक्वली 1:1 के रेशो में, तो सबके हिस्से में आएंगे 2,000, 2,000, 2,000।
सोचिए, ए जिसका हिस्सा पहले 3/6 के हिसाब से 3,000 बन रहा था, अब उसको 2,000 ही मिलेंगे। बी जिसको पहले भी 2,000 मिलते थे, अभी भी 2,000 मिलेंगे। तो बी को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ना तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, इसलिए बी तो इस लड़ाई में आएगा ही नहीं। अब सी जिसका हिस्सा पहले 1/6 के हिसाब से बनता था शेयर उसका 2,000, सॉरी 1,500, 1,500, अब उसका हिस्सा जो है, सॉरी पहले 1,000 बनता था सी का हिस्सा, अब उसका हिस्सा 2,000 बनेगा इक्वल शेयर के हिसाब से, जब हमने 6,000 को इक्वली बांट दिया। तो कहाँ 1,000 अब कहाँ 2,000, तो कहने का मतलब ये हो गया कि सी को तो पहले से फ़ायदा हो रहा है। अब यहाँ तकलीफ सी को नहीं है, सी का तो हिस्सा बढ़ रहा है, तकलीफ ए को हो रही है। ए बोल रहा है मेरा हिस्सा तो कम हो गया। अब आप ये कहेंगे कि सर ये कर ही क्यों रहे हैं कम? भाई उसकी टर्म्स एंड कंडीशन बदल सकती हैं। हो सकता है पहले ए की वर्किंग ज़्यादा थी, अब कम है, अब सी की वर्किंग ज़्यादा है, इसलिए सी चाह रहा है कि मेरा हिस्सा बढ़ाओ शेयर का, प्रॉफिट का, तो बढ़ा दिया इस वजह से। और भी रीज़न हो सकते हैं, सपोज़ ए ने पहले कैपिटल ज़्यादा लगा रखी थी, इसलिए वो ज़्यादा प्रॉफिट में शेयर हिस्सा ले रहा था, अब उसने अपनी कैपिटल कम कर लिया, अब उसका हिस्सा भी कम होगा। सी ने बढ़ा दी, सी का हिस्सा बढ़ेगा। और भी रीज़न हो सकते हैं, आपसी म्यूचुअल एजेंसी, उनके म्यूचुअल एग्रीमेंट से इन्होंने तय किया कि जो है, हो सकता है पहले ए का फर्म में रोल था, अब बिल्कुल रोल ख़त्म हो गया, और वो जो भी रोल है मेनली वो बी सी का हो गया, और उसने अपना हिस्सा ज़्यादा मांगा वो इन्होंने आपसी एग्रीमेंट से तय कर लिया, उसके लिए ए बी सी तीनों एग्री हैं, झगड़ा नहीं हुआ इसमें, ये अपनी आपसी कंसेंट से ही रेशो चेंज करते हैं। सो अब रेशो चेंज हो गया है, कोई पार्टनर, हमने बात करी जैसे ए यहाँ पर उसका हिस्सा कम हो रहा है, तो ए कहेंगे हम सेक्रीफाइस कर रहा है, और बी जो है वो गेन कर रहा है। तो अब लड़ाई सारी सिर्फ इसी चीज़ की है कि जिसका हिस्सा पहले से घट रहा है उसका क्या करना है, और जो का जिसका बढ़ रहा है उसका क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर होगा, टॉपिक है हमारा जब स्टार्ट हो रहा है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो मैंने आपको बात समझाई कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के कारण होता क्या है, तो इसके कारण मैंने आपको बताया किसी पार्टनर को या तो उसका शेयर पहले से बढ़ता है या किसी का घटता है, या तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि किसी को कोई फ़र्क ना पड़े, उसका हिस्सा पहले भी वही बनता था, अभी भी वही बन रहा है। तो जिसका हिस्सा पहले भी वही बन रहा था, अभी भी वही बन रहा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कुछ करना भी नहीं है। बट जिनका हिस्सा बढ़ रहा है या घट रहा है, उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा, इस बात को अब मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको ध्यान समझिएगा। देखो, अगर रेशो चेंज हो जाता है और किसी का हिस्सा बढ़ता है, तो सीधी सी बात है कि फ्यूचर में जाकर वो प्रॉफिट उसको ज़्यादा मिलेगा, और जिसका हिस्सा घट रहा है उसको फ्यूचर में जाके प्रॉफिट कम मिलेगा। बट उसके लिए वो तैयार है, उन्होंने बात पहले उन्होंने आपसी एग्रीमेंट से तय चीज़ तय करी है, उसका झगड़ा नहीं है। जो फ्यूचर में होगा उस चीज़ का झगड़ा बिल्कुल भी नहीं है। झगड़ा इस बात का है कि जो पुरानी चीज़ें हैं फर्म के पास, जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी, बांटी ही नहीं, और अब रेशो चेंज हो रहा है, तो अब वो उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जिसको मिलना चाहिए था ज़्यादा, जिसका हिस्सा पहले कम ज़्यादा था, अब अगर वो फ्यूचर में बांटी जाएगी तो उसको कम मिलेगा, और जिसका हिस्सा पहले था कम उसको ज़्यादा मिलेगा। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक फर्म ने अपने पास रिजर्व बना रखा है, कोई भी रिजर्व है, जर्नल रिजर्व है। जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल पढ़ा था कि फर्म अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा सेव कर सकती है फ्यूचर की कंटाइजेंसीज के लिए, जिसे हम रिजर्व कहते हैं। तो आपने एक हिस्सा जो है रिजर्व में रख दिया, प्रॉफिट का बांटा नहीं, अपने पास पड़ा है आपके पास। सपोज आपके पास 1,00,000 रुपीज़ रिजर्व में पड़े हैं। अब जब ये रिजर्व बना, तो ये रिजर्व किस प्रॉफिट से बना? ऑब्वियस सी बात है, रिजर्व पुराने प्रॉफिट से बना। उस समय मान लीजिए मैंने कहा आपका शेयर था 3:1, ABC का रेशो था 3:1, और आपने वो रिजर्व बना के रखा हुआ है आपके पास, अभी तक आपको काम नहीं आया है, लेकिन अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल गया, अब रेशो हो गया इक्वल 1:1:1। तो प्रॉब्लम ये है कि वो जो रिजर्व है पुराना है, वो जब बना था तब रेशो 3:1 था, बट वो बटा नहीं,
और अब अगर वो फ्यूचर में किसी भी रीज़न से बढ़ता है वो रेशो, वो जो प्रॉफिट है वो, मान लीजिए रिजर्व कोई काम नहीं आया तो पार्टनर उसको आपस में बांट सकते हैं। मान लीजिए बाद में जाके ए रिटायर हो गया, ए बोल रहा है भाई जो रिजर्व पड़ा था उसमें मुझे बस हिस्सा दे दो मेरा, तो अगर वो बांटता है तो फ्यूचर में जाके तो ए का हिस्सा घट गया। 1 लाख जो था, मतलब मान लीजिए 1 लाख या 90,000 का अमाउंट मान लेते हैं रिजर्व का था, तो 3/6 के हिसाब से 45,000 ए को मिलने चाहिए थे। लेकिन फ्यूचर में अगर वही रिजर्व जब बांटा जाता है 90,000 का, तो इक्वल हिस्सों के हिस्से के हिसाब से उसको तो 30,000 ही मिलेंगे 111 के हिसाब से। जो मिलने चाहिए थे 45 मिल रहे हैं 30, हिस्सा उसका घट गया। ये दिक्कत ए को होगी। और सी को तो दिक्कत ही नहीं है, सी बोलेगा मेरा तो हिस्सा बढ़ रहा है। सी का जहाँ पहले हिस्सा था 1/6, अब मिलेगा उसको इक्वल, मतलब पहले उसको मिलते हैं 15,000, अब मिलते हैं उसको 30,000, तो उसको 15,000 ज़्यादा मिल रहे हैं, ए को 15,000 कम मिल रहे हैं। क्या करना चाहिए? तो इस डिस्प्यूट को खत्म करने की, डिस्प्यूट मैंने पहले कहा फ्यूचर के रिगार्डिंग नहीं है, फ्यूचर के लिए है, लेकिन फ्यूचर के लिए ट्रीटमेंट गुडविल का किया जाएगा, वो गुडविल आपको समझाएंगे आगे। लेकिन पुराने रिजर्व्स के साथ अगर हम बात करें तो उसके साथ ये समस्या है। तो अब यहाँ पर ए क्या कहेगा कि भाई मेरा ये रिजर्व पुराना है, मेरा हिस्सा पहले से घट रहा है, तो मेरे को तो नुकसान हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ए कहेगा कि एक काम करते हैं, ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट ही क्रिएट ना हो, झगड़ा ही ना हो, हमारे बीच कोई मुद्दा ही ना खड़ा हो, ये जो रिजर्व है इसमें आप मुझे पूरा हिस्सा, मेरा जो भी पुराना रेशो है, क्योंकि रेशो चेंज हो रहा है, पुरानी चीज़ है, आप इसको अभी ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो आपस में, ताकि मुझे मेरा 3/6 के हिसाब से शेयर मिल जाए। और फ्यूचर में बाद में जाकर रेशो कुछ भी हो रहा है, मेरा हिस्सा इक्वल हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, पुरानी चीज़ थी, मुझे मेरे पुराने रेशो के हिसाब से मिल गई। तो अब आप समझिए कि यहाँ इस रिजर्व की अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसलिए पड़ रही है। तो आप अपनी देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जब रेशो चेंज होता है तो एडजस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। ये जो मैंने आपको समझाया, रिजर्व का एडजस्टमेंट ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर हिस्सा घट रहा है या किसी का हिस्सा बढ़ रहा है तो उन्हें नई चीज़ों में दिक्कत नहीं, पुरानी चीज़ों से दिक्कत है, इसलिए उसका एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो कि मुझे कम मिला, मुझे ज़्यादा मिला। तो एट द टाइम ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। पहले तो हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा, नंबर 1, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है। रेशो चेंज होने पर किसका हिस्सा सेक्रीफाइस मतलब घट रहा है, और गेन मतलब कौन बढ़ रहा है। जैसे हमारे केस में हमने कहा ए का हिस्सा पहले से घट रहा है और सी का हिस्सा पहले से बढ़ रहा है। उसके बाद हमें अकाउंटिंग फॉर गुडविल सीखनी पड़ेगी। अब गुडविल की अकाउंटिंग का एक मुद्दा हम अलग से क्लास में उठाएंगे, आज की क्लास में हम नहीं उठा रहे, इसलिए उसको आप छोड़ दें। इसके बाद हमने बात तीसरा, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अभी जैसे मैंने बात करी रिजर्व्स की, या पुराने, एक्यूमुलेटेड मतलब होता है इकट्ठे किए हुए प्रॉफिट, जो पुराने प्रॉफिट हैं जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए पार्टनर्स में, या पार्टनर ने आपस में किए नहीं, किसी भी रीज़न से नहीं किए, उनका वो अपना अपना लुकआउट है, अपने को उससे मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं बांटे और अब वो फ्यूचर में बंटते हैं, तो दिक्कत ये है कि पुराने रेशो के हिसाब से बटेंगे या नए के रेशो के हिसाब से, इसलिए भी अकाउंटिंग की ज़रूरत है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा ये हमें सीखना पड़ेगा, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर के डिस्प्यूट्स ना हो। इसके बाद हमें असेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। अब क्या है कि असेट एंड लायबिलिटी, जब पार्टनर्स का रेशो था कुछ और, जैसे रेशो था 3:1, उस समय असेट लायबिलिटी क्या वैल्यू है, क्योंकि फ्यूचर में जैसे सपोज करिए ए जब पार्टनर था, ए बी सी पार्टनर हैं, तीनों ही पार्टनर हैं, अभी भी हैं। अब जब इन्होंने कोई सपोज करो, एक एग्जांपल है, एक असेट लैंड खरीदा इन्होंने 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपीज़ का लैंड खरीद लिया। अब इन्होंने लैंड खरीद लिया, अपनी बैलेंस शीट में 10 लाख रुपीज़ का लैंड दिखा रहे हैं। अब आगे जाके 2-3 साल बाद सपोज करो लैंड की वैल्यू 15 लाख हो जाती है, तो मतलब उसको आप बेचोगे तो आपको 5 लाख का प्रॉफिट होगा, बिल्कुल होगा। अब जब इन्होंने लैंड खरीदा था तब ए बी सी का रेशो 3:1 था, लेकिन सपोज जब लैंड बेचने जाएंगे तब रेशो इन्होंने चेंज कर लिया, इक्वल कर लिया। अब वही दिक्कत ए को वापस है क्या, कि भैया जब ये लैंड बेचोगे 5 लाख का प्रॉफिट होगा, मुझे तो मेरा हिस्सा कब मिलेगा। मेरा हिस्सा पहले 3/6 के हिसाब से आधा हिस्सा मेरा बनता था, और अब मुझे 1/3 के हिसाब से शेयर मिलेगा 33%।
तो ए को ये तकलीफ हो रही है और सी का हिस्सा पहले से बढ़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है आप लैंड बेचो ही आगे जाके, लेकिन आज की वैल्यू निकाली जाएगी कि आज के हिसाब से उस असेट की क्या वैल्यू है। और जब रेशो चेंज ही हो रहा है, तो अगर उस असेट की वैल्यू करने पर हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो ये चाहेगा कि उस प्रॉफिट में भी मैं आज ही हिस्सा ले लूँ, ताकि फ्यूचर में मुझे ये दिक्कत ना आए कि मुझे हिस्सा कम मिला। समझ रहे बात? इसलिए ज़रूरी है कि हमें वो जो एडजस्टमेंट है वो रिक्वायर्ड है हमें, इसलिए असेट और लायबिलिटी का भी रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। और रिवैल्यूएशन करने पर देखना पड़ेगा कि असेट लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन करने पर हमें कितना नुकसान कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो उस फ़ायदे को हमें बांटना है पार्टनर्स में, ताकि फ्यूचर में झगड़ा ना हो कि मुझे कम मिला मुझे ज़्यादा मिला। आई बात समझ कि नहीं? और इस तरह एक टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये हमारे इस चैप्टर की अकाउंटिंग है, इन चीज़ों का हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। गुडविल, रिजर्व्स और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट लायबिलिटी, ये 3 मुद्दे हैं मेन इस चैप्टर के, जिसे मैंने आपको भी सिर्फ एक थ्योरिकल बेस बताया है कि ये क्यों इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट। गुडविल के बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप आगे देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि सैक्रिफाइस का मतलब होता है कि जब किसी रेशो चेंज होने पर जब किसी पार्टनर का हिस्सा पहले से घट जाता है तो उसे हम कहते हैं कि उस पार्टनर ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया, मतलब उसने अपना हिस्सा छोड़ दिया, कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, सरेंडर कर दिया। कैसे डिटरमाइन करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशो, किसने कितना सैक्रिफाइस किया है, ये तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अब जैसे मान लो कि ए बोल रहा है मुझे इतना हिस्सा कम मिलेगा, तो हो सकता है हम ए को उतना हिस्सा दे दें पहले ही, तो ये तो डिटरमाइन करना पड़ेगा ना कि ए को कुल मिला के नुकसान हुआ कितना, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो का डिटर्मिनेशन करने के लिए एक फॉर्मूला है, बहुत सीधा फॉर्मूला है कि क्या आपका ओल्ड रेशो है माइनस क्या आपका न्यू रेशो है। ऑब्वियसली बात है, आपका अगर ओल्ड रेशो ज़्यादा है और न्यू रेशो कम है तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा ताकि हम लोग डिटरमाइन कर पाएँ कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। और ये भी ध्यान रखिएगा गेनिंग रेशो की हम जब बात कर रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा गेनिंग रेशो है। गेनिंग रेशो का वैसे फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। भाई जिसका नया रेशो ज़्यादा होगा माइनस ओल्ड पुराना होगा तो वो गेनिंग करेगा। लेकिन आपको एक सिंपल से बता दूं, आप एक ही चीज़ निकालें, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग दो अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सेक्रीफाइसिंग रेशो हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला होगा ओल्ड माइनस न्यू। अगर आपका आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है दैट मीन्स आपका ओल्ड रेशो ज़्यादा था नया रेशो कम था, तभी आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ज़्यादा में से कम घटाया तभी आंसर पॉजिटिव आया, तो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बट ऐसा हो जाता है अगर ओल्ड रेशो ज़्यादा है, जैसे मैंने कहा सी का हिस्सा पहले 1/6 था 1/3 है, तो आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो सी का जो हिस्सा है पहले से बढ़ रहा है, इसलिए वजह से आंसर नेगेटिव आएगा। तो अगर सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हो ओल्ड माइनस न्यू और किसी का आंसर नेगेटिव आ रहा है, वैल्यू नेगेटिव आ रही है सॉल्व करने पर, तो इसका मतलब साफ है कि वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, वो गेन कर रहा है। ठीक है, इसको हम इस बात से इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आप देखें इलस्ट्रेशन नंबर 1, ए और बी पार्टनर है, रेशो है 2:1। अब विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 से उन्होंने डिसाइड किया दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली, उन्होंने इक्वल कर लिया अपना रेशो। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्वेश्चन है। आपको कैलकुलेट करना है कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है कौन सा सेक्रीफाइस। तो आपको सिंपल सी एक अप्रोच अपनानी है, फॉर्मूला लगाना है सेक्रीफाइसिंग रेशो का ओल्ड माइनस न्यू। तो आप देखें ए का ओल्ड रेशो क्या है 2/3 मतलब 2/3, और नया रेशो हो गया इक्वल मतलब 1/1 मतलब 1/2, और इसी तरह बी का हो गया 1/3 ओल्ड माइनस 1/2 न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू करके देखा, आप देखें सॉल्व कर रहे हैं, आप सॉल्यूशन देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ए का 2/3 माइनस 1/2 सॉल्व करने पर 6 एलसीएम ले लिया, 4 - 3 आंसर आ रहा है 1/6 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आना है मतलब ए सेक्रीफाइस कर रहा है। जबकि बी का आप सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आ रहा है 1/6, लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है। 2 - 3 करके देखेंगे तो -1/6 आएगा। तो माइनस माने का सीधा सा मतलब यह है कि बी का हिस्सा पहले कम था अब ज़्यादा हो गया है नया हिस्सा, इस वजह से उसका हिस्सा माइनस में आ रहा है। माइनस माने का सीधा सा मतलब यह है कि वो पार्टनर बी जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्लियर है बात? तो अब यहाँ जो ये बात तय हो गई पहले तो कि भाई अब ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है, और ऑब्वियस बात है जितना ए सेक्रीफाइस करेगा उतना ही बी गेन करेगा, 1/6 1/6। अब उसका क्या आगे ट्रीटमेंट है, क्या सॉल्यूशन है, वो तो हम आगे अपनी अगली क्लासेस में देखेंगे। अभी आपके लिए आज का मुद्दा सिर्फ ये था, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, क्यों ये चैप्टर बना है, क्या करना होगा इसमें। और अभी हमने जो लास्ट में टॉपिक पढ़ा है सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकालना नहीं है आपको अलग से, आप तो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाएं, आंसर पॉजिटिव आए तो सेक्रीफाइस कर रहे हो, नेगेटिव आए तो गेन कर रहे हो।
जैसे अगला इलस्ट्रेशन है 2, ABC पार्टनर है, रेशो है 3:1। अब फ्यूचर रेशो हो गया 2:1। तो अब नए कैलकुलेट करके देख लीजिए आप, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाएंगे हम, वही ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड था 3/6, अब हो गया है 2/5। बी का 2/6 अब हो गया 2/5। और सी का हो गया 1/6 अब हो गया 1/, पहले था 1/6 अब हो गया 1/5। अब इतना तो आपको पता होगा 1/6 छोटा होता है और 1/5 बड़ा होता है शेयर में। 1/5 का मतलब हो गया 20%, 1/6 का मतलब हो गया 16.67%। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो कि बी और सी का नेगेटिव शेयर आ रहा है, मतलब वो दोनों गेन कर रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, क्या करना होगा, बी और सी को क्या करना होगा, ए को क्या करना होगा, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का ट्रीटमेंट, गुडविल की बात भी हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। थैंक यू सो मच।